एक बार फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन सेट हमारा है 2 और क्वेश्चन नंबर इसका 45। लेकिन इससे पहले कि हम 45 में आगे बढ़ें, एक बात बता देना चाहते हैं कि जो पहला क्वेश्चन हमने कराया था 44, उसमें एक मिस्टेक हो गया था और एक्चुअली उसका जो आंसर होगा वो कैपिटल लॉस होगा सी। अब क्यों लॉस होगा ये? हम जब कर्जा लेते हैं, हमारा जो डिबेंचर है एक तरह का पत्र है, लोन पत्र है। तो जितने रुपए का उसका वैल्यू है उतना ही उसका कर्जा माना जाएगा, ऋण माना जाएगा, लोन माना जाएगा। लेकिन अगर 100 रुपया कर्जा के जो वैल्यू है, अगर हम 90 पे किसी को जारी करें डिस्काउंट पर, तो जिससे कर्जा हमने लिया, लोन लिया, वो तो 90 दिया, लेकिन वो कितने वाला था? वो 100 वाला था। तो हमने अपने लोन के नाम पर लिखा, कर्जा के नाम पर लिखा 100, लेकिन कर्जा देने वाले ने कितना दिया? 90। तो हमको तो लॉस हो गया ना एक तरह से। वो हम कर्जा कितना चुकाएंगे? उसको 100 चुकाएंगे। अब कर्जा कितना दिया उसने हमको? लोन के नाम पर 90 दिया, डिस्काउंटिंग हो गया। बट लोन चुकाएंगे उसको 100, तो हमारे लिए एक तरह का लॉस हो गया। और इस लॉस का हम लोग नाम रखते हैं कैपिटल लॉस। तो सुधार करते हुए क्वेश्चन नंबर 44 को आप ठीक कर लेंगे सी। इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन सेट हमारा 2 है और सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। देनदार आवर्त अनुपात, अंग्रेजी साथ में लेके चलेंगे हम लोग, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अच्छा, जब जब डेटर की बात आएगी तो ध्यान रखना है कि डेटर तभी पैदा होता है जब हमारा क्रेडिट सेल्स हो। अगर क्रेडिट सेल्स नहीं है तो डेटर का मतलब नहीं है। तो इसका कहीं ना कहीं संबंध ये है कि जो हमारे क्रेडिट सेल हैं उनके वसूली कैसे होती है। हम जब उधार बेचते हैं तो वसूलने की समस्या हमारे सामने है। तो जो एवरेज हमारा कलेक्शन है, जो वसूली है, कितना रिसीव करते, उसको देखना है। अब इन दोनों का संबंध में इस रेशियो में तो देखते हैं। ये फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, बगैर रटे नहीं हो पाएगा। तो इसका फार्मूला होता है, ये जो हमारा 45 है, इसका फार्मूला हमारा है नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलता है? कैश सेल्स को छोड़ दीजिए, अलग कर दीजिए। जो आपने क्रेडिट सेल किया है उसमें से अगर कोई रिटर्न है, क्रेडिट सेल का कोई सेल्स रिटर्न है, उसको माइनस कर देते हैं तो नेट सेल आ जाएगा। और उस नेट सेल में हम लोग डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स सर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब एवरेज कैसे निकलता है? इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज हमारा निकल जाता है। और उस एवरेज हम लोग डिवाइड कर देंगे किसको? नेट क्रेडिट सेल्स को। तो ये फार्मूला है, ये हमारा रेशियो निकल जाएगा, DTR इसका हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा 45 का ए। बाकी सब ऐसे ही बेकार दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 में हमारा क्वेश्चन है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। अगर फिक्स है तो कोई टेंशन नहीं है, उसमें कुछ भी कैपिटल के अलावा क्रेडिट नहीं करते हैं। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो ध्यान रखना, जो भी पार्टनर का या प्रोप्राइटर का जो आइटम है, जो प्रॉफिट के आइटम हैं, गेन के आइटम है, उसको क्रेडिट करते हैं। और बाकी जो लॉस के आइटम है उसको डेबिट करते हैं। तो किसी प्रोप्राइटर को या मालिक को कैपिटल के अलावा प्रॉफिट के आइटम क्या हैं, इनकम के आइटम क्या हैं, जो भी आइटम है, उसको सैलरी मिलती है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसको बोनस है, उसको कमीशन है, उसको रेमुनरेशन है, प्रॉफिट में हिस्सा है, कमीशन है। मतलब प्रोप्राइटर को जो भी इनकम के आइटम है, लाभ के आइटम है, सब
कैपिटल अकाउंट के शेयर साइड में लिखते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो वही सवाल पूछ रहा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल ले जाएगा, क्रेडिट होता है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जो वर्ष के लाभ होंगे वो भी उसमें हिस्सा जो उसको मिलता है या पूरे लाभ कैपिटल में क्रेडिट ही होगा। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर है तो प्रोप्राइटर है, मालिक है, उसके कैपिटल के शेयर में ये भी जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि ए भी जाएगा, बी भी जाएगा, सी भी जाएगा, और डी में ऑप्शन लिखा इन सभी से, यानी इन सभी से कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो आंसर होगा इसका डी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। ऋण समता अनुपात है, ये भी एक फॉर्मूले पर आधारित है। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले की बात आती है तो रटना थोड़ा सा पड़ेगा चीज़ को ध्यान से, फिर भी थोड़ा हम हेल्प कर देते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो इज, एक तो डेप्ट हमारा है, डेप्ट जो लॉन्ग टर्म हमारे जो देनदारियां हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन है, और हमारे इक्विटी है। इक्विटी के मतलब जो प्रोप्राइटर्स फंड है, जो मालिकों के अपने आइटम्स हैं, कैपिटल है, रिजर्व फंड है, रिजर्व है, प्रॉफिट है, ये इक्विटी में सब चले आते हैं। तो देखना है कि जो लॉन्ग टर्म लोन है या डेप्ट है उनमें और इक्विटी में क्या रेशियो है। तो इस रेशियो का संबंध कि क्या पेमेंट करने की क्षमता है इक्विटी से। तो पेमेंट करने की क्षमता को अंग्रेजी में हम सॉल्वेंसी कहते हैं। तो इसको रखा जाता है शोधन क्षमता अनुपात के अंदर कि क्या इतना है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट इनसे चुकाया जा सकता है, शोधन करने की क्षमता है। तो देखते हैं इसमें डी। तो इसका आंसर होगा सॉल्वेंसी रेशियो। ये शोधन क्षमता के अंतर्गत हम लोग ये रेशियो निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। स्टॉक आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। जो हमारे स्टॉक हैं, तो स्टॉक हमारे ओपनिंग भी होते हैं, क्लोजिंग भी होते हैं, ये दोनों स्टॉक होते हैं। और व्यापार में यूँ स्टॉक पड़ा रहना या बहुत ज़्यादा होना थोड़ा ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि हमारे कैपिटल उसमें ब्लॉक होता है। तो देखते हैं इसके क्या रेशियो है। तो जो हमारे कॉस्ट हैं, यानी नॉर्मली इसका संबंध कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जो एवरेज स्टॉक है उसके साथ निकाला जाता है। दो टर्म यूज़ करेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो स्टॉक का संबंध है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसका फॉर्मूला में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो देखते हैं कहाँ ये फार्मूला है। तो इसका आंसर दिखाई पड़ेगा आपको बी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर सुटेबल होगा वो होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन रोकड़ बहिर्वाह का उदाहरण नहीं है। रोकड़ बहिर्वाह, आउटफ्लो, निम्न में कौन ऐसा है जिससे रोकड़ बाहर नहीं जाता। रोकड़ बाहर जाने का मतलब व्यापार से कैश बाहर जाना या बाहर से व्यापार के अंदर आना। जब व्यापार से रोकड़ बाहर जाता है उसको बहिर्वाह कहते हैं हिंदी में, या आउटफ्लो ऑफ कैश कहते हैं। और जब बाहर से अंदर आता है उसको इनफ्लो कहते हैं। तो देखना है जो क्रियाएं हैं या एक्टिविटीज़ हैं या ट्रांजैक्शन है, उनके चलते व्यापार के अंदर आ रहा है या जा रहा है। लेकिन सवाल कहते हैं कि रोकड़ बहिर्वाह का उदाहरण नहीं है, बाहर जाने का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखते हैं किससे बाहर नहीं जा रहा है। पहले एक पर विचार करते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, अगर आप कोई लोन चुकाओगे तो कैश तो बाहर ही जाएगा, ये भी कैश का बाहर जाने का एग्जाम्पल है। लेकिन सवाल कहता है जो बाहर जाने वाला नहीं हो। तो भाई पहला तो गलत हो गया क्योंकि इससे बाहर जा रहा है। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, लेनदारों में कमी, क्या इससे कैश, अगर लेनदार हमारा कोई है तो लेनदार हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। वो कम कब होगा, जब हम चुकाएंगे। हमारे लेनदार हैं, हम उनको जब चुका देंगे तो कम हो जाएंगे वो। तो ऐसी हालत में भी तो कैश बाहर जा रहा है।
रोकड़ बाहर जा रहा है, तो ये भी बाहर जाने वाला उदाहरण है। जबकि सवाल का है कि उदाहरण नहीं हो, बाहर जाने वाला नहीं हो, तो 2 फेल हो गया। तीसरा देखते हैं सी, ऋण पत्रों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। हम जानते हैं कि डिवेंचर्स हमारे लिए लोन है, कर्जा है, और रिडेम्पशन माना चुका देना, शोधन करना। तो जब आप चुकाओगे, कर्जा चुकाओगे, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर करोगे, तब भी तो कैश बाहर जा रहा है। ये भी गलत हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि उस सवाल में कहता है कि बाहर जाने वाला उदाहरण नहीं हो। डी देखते हैं, अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स। हम सब जानते हैं जब शेयर इशू करते हैं, बेचते हैं, तो कैश बाहर नहीं जाता, कैश अंदर आता है। तो एक ये एग्जाम्पल है जिससे कैश अंदर आ रहा, बाहर नहीं जा रहा। शेयर बेचेंगे, शेयर इशू करेंगे, तो हमको तो कैश आएगा अंदर, इसलिए ये अंदर वाला उदाहरण है। सवाल कहता है कि बाहर जाने वाला नहीं उदाहरण, यही तो एक बचता है। तो इस प्रकार डी हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, इन तीनों का रेशियो दिया हुआ 3:4:3 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। वाई अवकाश ग्रहण करता है और एक्स एवं जेड अपना समान लाभ अनुपात बांटते हैं। एक्स एवं जेड का नया अनुपात क्या होगा? देखिए सीधी सी बात है, 3 पार्टनर हैं, बेचारा वाई चला जाता है। ये शुरू में आप देखेंगे वाई, देखिए बीच में उसका नाम है, तो बीच वाला भी रेशियो उसका है। जब वो चला गया तो बीच वाला उड़ा दीजिए। तो रेशियो पर ध्यान देना, अगर हम रेशियो पर देखें तो बीच वाला 4 है, उसको उड़ा देते हैं। 4 उड़ा देंगे वाई का, तो बचेगा कौन? एक्स और जेड का बच जाएगा। अब उसी अनुपात में ये लोग बांटेंगे, तो 3 उसका भी है, 3 उसका है, तो ये तो बराबर न्यू रेशियो समान अनुपात में बांटते हैं। अब देखते हैं समान अनुपात, या तो 3-3 कहीं आंसर में लिखा होगा, या 3-3 का कट करोगे तो 1-1 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आंसर दिखाई पड़ रहा ए, ये दोनों का 1-1 अनुपात में है, मतलब इक्वल है, समान अनुपात में। तो 50 का आंसर होगा ए। 51, कंपनी की विशेषता है। हम सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द कंपनी देयर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ द कंपनी। और फीचर्स में कई बातें हैं, और जैसे फीचर में है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक व्यक्तियों का समूह है, कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं, कंपनी का एक कॉमन सील भी होता है, कंपनी के मेंबर्स के जो लायबिलिटी हैं वो लिमिटेड होते हैं। ये कई तरह के फीचर्स हैं। अब सवाल है कि फीचर्स देखते हैं। पहला इसका आर्टिफिशियल पर्सन, बिल्कुल ये फीचर है। कॉमन सील बी में सार्व मुद्रा, ये भी एक फीचर है। हर कंपनी का अपना एक सार्व मुद्रा होता है, कॉमन सील होता है, जो सिग्नेचर का काम करता है कंपनी का, ये भी है इसके फीचर में। तीसरा सी, लिमिटेड लियाबिलिटी, बिल्कुल लिमिटेड लियाबिलिटी है, ये भी फीचर है। जितने मेंबर्स ऑफ द कंपनी है उनके लियाबिलिटी लिमिटेड होती हैं टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर्स। और डी देखते हैं क्या ये सभी हो, ये सभी, ये जितने दिखाए हैं सब के सब कंपनी के फीचर्स हैं, तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 52, अंशों के प्रकार हैं, मतलब अंशों के कितने टाइप्स होते हैं? तो सीधे बता दें, कंपनी के जो अंश होते हैं, जो शेयर होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, ये 2 ही प्रकार हैं। अब देखते हैं 2 कहाँ लिखा हुआ। अब 52 का जो आंसर होगा ए में होगा 2। ये 2 प्रकार के शेयर हैं कंपनी के, एक शेयर होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 53, अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता, शेयर्स कांट बी इशूड एट डिस्काउंट। हम सब जानते हैं कि नॉर्मली नए कानून के अनुसार अब कंपनियां अपने शेयर को डिस्काउंट पर जारी नहीं कर सकती हैं, कुछ सिचुएशन को छोड़कर, कुछ सिचुएशन है। और इसमें सेक्शन की बात उठती है, याद रखना ये 3 सेक्शन है, 52, 53 एंड 54। ये 3 सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, कई जगह क्वेश्चन पर आते रहे हैं, आते रहेंगे, तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ।
अगर जहाँ सेक्शन 52 आ जाए ये प्रीमियम से रिलेटेड है, 53 आ जाए तो ये डिस्काउंट से रिलेटेड है, और 54 आ जाए वो भी डिस्काउंट से रिलेटेड है, लेकिन उसका मतलब है कि डिस्काउंट पर शेयर को जारी किया जा सकता है जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो अपने ऐसे लोग हैं जिन्होंने खून पसीना बहाया है, कंपनी को सींचा है, जो टेक्निकल सर्विसेज दे रखे हैं कंपनी को, उनको कंपनी चाहे तो डिस्काउंट पर शेयर दे सकती है। ऐसे शेयर का नाम स्वेट शेयर है, वो सेक्शन 54 के अनुसार है। सेक्शन 53 कहता है कि डिस्काउंट पर शेयर किसी और को जारी नहीं हो सकता है। सेक्शन 52 कहता है कि शेयर कैन बी इशूड ऑन प्रीमियम पर। तो सवाल में देखते हैं, सवाल में अंशों के बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता, मना करता है सेक्शन 53 नॉर्मली। तो कहीं होगा इस पर सेक्शन 53, तो वो सेक्शन हमारा है 53 जो ए में आंसर, 53 का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 54, गैर लाभकारी संस्थान का उदाहरण है। गैर लाभकारी को अंग्रेजी में कह सकते हैं एनपीओ शॉर्ट में, या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो है एग्जाम्पल की बात कह रहा, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे संस्थाएं जो गुड्स ना खरीदती हैं ना गुड्स बेचती हैं, ना सामान खरीदती हैं ना सामान बेचती हैं, तो करती क्या है, मतलब वो सेवा सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो आपको लगना चाहिए कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार के है जो सामान में डील नहीं करते बल्कि सर्विसेज में डील करते हैं, तो वो हमारे एनपीओ के अंदर आते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो पहला इसका ऑप्शन है SBPD पब्लिकेशंस। ये पब्लिकेशंस है तो भाई कागज़ खरीदेंगे, किताब बनाएंगे, फिर उस किताब को बेचेंगे। ये तो सामान खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, ये तो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए आएंगे नहीं इसमें। गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी बी में, तो गुप्ता ट्रेडिंग है तो सामान खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, ये भी इसमें नहीं आएंगे। सी में है मेडिकल कॉलेज, SN मेडिकल कॉलेज। क्या कोई कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज, तो सामान ना खरीदता ना सामान बेचता है। अगर सामान कोई खरीद लिया, अपने यूज़ के लिए खरीदा होगा, बेचना तो है नहीं, ये सर्विस देते हैं और सर्विस के प्राइस लेते हैं। इस प्रकार ये हमारे एनपीओ का बेस्ट एग्जाम्पल है, और ये है SN मेडिकल कॉलेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ। ये सटीक बैठता आंसर सी में, और डी में लिखा है सभी, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं 55, क्वेश्चन नंबर 55, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। सिंपल से बता दें, अगर पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड नहीं है, या उसमें लिखा हुआ साझेदारी में नहीं लिखा हुआ है, साझेदारी का जो डीड है वो है ही नहीं, अगर इस प्रकार है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होगा, बोनस नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं मिलेगा लाभ के अलावा, सिर्फ उनको लाभ मिलेगा। तो देखते हैं कौन कौन सा आइटम है इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल, अगर साझेदारी संलेख नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, तो ये भी गया। वेतन पाने का अधिकार, ये भी गया, ये भी नहीं होगा। कमीशन पाने का अधिकार, ये भी नहीं होगा पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। और डी कहते हैं सभी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इनमें से कोई मिलने वाला पार्टनर को नहीं है, इसलिए आंसर, इसका सटीक आंसर होगा डी। पार्टनरशिप डीड अवेलेबल होना चाहिए तब ये मिल सकता है, उसमें लिखा जाना चाहिए इस बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसे लाभ हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जाएगा। वो कौन है जो लाभ हानि विनियोजन खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता,
तो पहले हम जान लें कि आखिर वो कौन है जो लिखा जाता है। जितने पार्टनर हैं उनको सैलरी अगर है तो लिखा जाएगा, इंटरेस्ट है उनका कैपिटल पर या ड्राइंग पर वो लिखा जाएगा, अगर उनका रेमुनरेशन है वो लिखा जाएगा, उनको बोनस मिलता है वो लिखा जाएगा, अगर उनको कमीशन मिलता है वो लिखा जाएगा, लाभ में हिस्सा मिलता है वो लिखा जाएगा। किसको? पार्टनर को। ये जितना मैंने नाम गिनाया ये सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाएगा, इसके अलावा और कोई नहीं लिखा जाएगा। तो सवाल है कौन नहीं लिखा जाएगा, तो देखते हैं, मैच कराते हैं। और ए में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो लिखा जाएगा, जबकि सवाल कहता है कि कौन नहीं लिखा जाएगा। बी में है साझेदार का वेतन, ये भी लिखा जाएगा। सी में है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी लिखा जाएगा। और डी में है प्रबंधकों का कमीशन। जो मैनेजर्स होते हैं वो कर्मचारी हैं, पार्टनर नहीं है, तो पार्टनर को समान है वो सब लिखे जाते हैं, जो पार्टनर वाला नहीं है वो तो लिखा जाएगा, वो तो नहीं लिखा जाएगा, सॉरी वो तो नहीं लिखा जाएगा। इसलिए नहीं लिखने वाला आइटम क्या, उसमें डी है आंसर इसका। जो प्रबंधकों का कमीशन है वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। यही एक आइटम है। नेक्स्ट पॉइंट 57, ऋण क्षमता अनुपात है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। पहले भी क्वेश्चन कहीं उधर आया था, सॉल्वेंसी से रिलेटेड है इसका, या कोई आंसर डी हो जाएगा। तो 57 का विकल्प जो आपका है और डी, सॉल्वेंसी रेशियो में आता है। पहले भी क्वेश्चन कभी आ चुका है, तब क्या समझाएं इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये भी पहले आ चुका है कहीं, इसका भी संबंध कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक से है। तो देखिए इसका ऑप्शन बी में लिखा हुआ, तो बिल्कुल यही होगा फॉर्मूले के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। बता चुके हैं एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55, बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये भी फॉर्मूला है, अब देखते हैं फॉर्मूला तो कई हैं, लेकिन कौन सा सूट करते। एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। अगर हमें सेल पता है, नेट सेल, और ग्रॉस प्रॉफिट पता हो, तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कहीं लड़ गया इसमें तो हो सकता है, तो इसका देखते हैं फॉर्मूला। एक है जो सी में दिखाई पड़ रहा, सेल्स या नेट सेल भी कह सकते हैं उसको, हालांकि नेट सेल दिया नहीं है, तो सेल्स या नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह हमारा निकल जाएगा कौन सा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये निकल जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। एस 6 बता दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो दो स्टैंडर्ड इससे संबंधित होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से याद रखना दो स्टैंडर्ड हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है रिवाइज्ड, और दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है। तो अगर 7 भी है तो ध्यान रखना कि ये उसी कैश फ्लो का है। अगर 3 है रिवाइज लिखा हो चाहे न लिखा हो, तो 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अगर कहीं ये भी दिया है कि स्टैंडर्ड 3 भी है सिंपल और स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड हो, तो जो रिवाइज्ड है वो सही होगा। लेकिन जब रिवाइज वर्ड कहीं नहीं है तो काम चलाते हैं 3 से। तो देखते हैं कौन इसमें लिखा हुआ। तो कैश फ्लो हमारा सी है इसमें, भले रिवाइज वर्ड नहीं लिखा है, 7 तो है नहीं कहीं इसमें। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर डिवाइडिंग इनटू 3 एक्टिविटीज। 3 एक्टिविटीज है, डिवाइड कर देता है एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो सी में आंसर है इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 61, ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात सिंकिंग फंड खाता का शेष अंतरित होता है। द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इज ट्रांसफर। ये कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, जब हम डिवेंचर का पेमेंट कर देते हैं तो हमारा जो सिंकिंग फंड है
हो सकता है कोई बैलेंस रह जाए सिंकिंग फंड में, तो अंत में इस फंड के बैलेंस को हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। एक और फंड पहले आता होगा DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, उसका भी अगर बैलेंस बचता है तो अंत में हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। उसी प्रकार ये भी है, तो इसमें है एक ऑप्शन जनरल रिजर्व अकाउंट, यानी क्वेश्चन नंबर 61 का जो ऑप्शन है सही ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। स्वयं के ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिन्हें कंपनी ओन डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी विच कंपनी अलॉट्स टू इट्स ओन प्रोमोटर्स, नहीं गलत है। द कंपनी अलॉट्स टू इट्स डायरेक्टर्स, ये भी गलत है। द कंपनी परचेजेज फ्रॉम द मार्केट एंड होल्ड देम एज इन्वेस्टमेंट्स, ये तो सही लग रहा है। कहता है कि जब कंपनी अपने ही शेयर को, जब पहले बिक चुका है, मार्केट में है, पब्लिक के हाथों में है, जब कंपनी मार्केट से अपने ही बेचे गए डिवेंचर को परचेज कर रही है तो पैसा दे रही होगी, फिर डिवेंचर इसके हाथों में आ गया। इसको ऐसे समझो, कंपनी पहले अपने डिवेंचर को इसी किया, पब्लिक ने खरीद लिया, फिर उस मार्केट से अपने ही डिवेंचर को मार्केट से कंपनी खरीद रही है तो अपना पैसा उसमें लगा दी। इसी का नाम है, कौन सा नाम देखिए लिखा हुआ, ओन डिवेंचर्स, जिसे द कंपनी परचेज फ्रॉम द मार्केट्स एंड होल्ड देम एज इन्वेस्टमेंट, बाजार से अपने ही खरीदती है, स्वयं का डिवेंचर वो खरीद रही है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है। जब हम ऋण पत्र शोधन करते हैं यानी चुकाते हैं, रिडीम करते हैं, वो कर्जा है, जब हम चुकाएंगे तो कहता है कि प्रीमियम पर चुकाएंगे। प्रीमियम का मतलब जितना कर्जा था, जितने वैल्यू का डिवेंचर था, उससे ज़्यादा चुकाना है। तो सपोज करो हमने 100 रुपया कर्जा लिया किसी का, 110 रुपया चुकाएंगे तो हमको फ़ायदा थोड़े होगा, तो लॉस हो गया। इस बारे में लिखा हुआ, तो प्रीमियम पर चुका रहे, डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड, प्रीमियम पर चुका रहे हैं, शोधन कर रहे हैं प्रीमियम। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज अब देखना है कौन सा अकाउंट है। हाँ, थोड़ा इसमें और बता दें कि जब हम इसकी एंट्री करते हैं शुरू में, प्रीमियम पर चुकाएंगे तो किस पर्सन को चुकाएंगे, उस पर्सन का नाम छुपा हुआ है और ये हमारे तरह के लिएबिलिटी है। चुकाएंगे तब जब उसका टाइम पूरा होगा, लेकिन अब एंट्री हमने पहले कर रखी है प्रीमियम वाली, ये प्रीमियम हमारे लिए लिएबिलिटी है और जो लिएबिलिटी है वो किसी न किसी पर्सन को चुकाना है और वो पर्सन का नाम छुपा हुआ है। तो जब किसी अकाउंट के पीछे पर्सन का नाम छुपता है उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अगर वो ऑप्शन है तो ठीक है, और नहीं तो सिर्फ पर्सनल अकाउंट हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार वो इसमें जाना चाहिए 63 का ऑप्शन ए, ये पर्सनल अकाउंट। अलग बात है कि पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन ऑप्शन कहीं है नहीं इसमें। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65। ऋण पत्रों के शोधन पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 64। ऋण पत्रों का शोधन यानी विमोचन किया जा सकता है जब हम लोग ऋण लिए हैं, ऋण पत्र सेल किए हैं, कर्जा हमारे ऊपर है, तो चुकाने की बात है, तो हम लोग किस फंड से, किस सोर्स से चुकाएंगे। तो हम लोग अपनी कंपनी के प्रॉफिट से चुका सकते हैं, कैपिटल से चुका सकते हैं, कोई प्रोविज़न बना कर चुका सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं कहाँ से चुकाएंगे। तो मुझे लगता है कि दिया है इसमें ऑप्शन लाभ में से, एकदम सही है, पूंजी में से, ये भी सही है, प्रोविजन से, ये भी सही है, यानी डी में सभी से, किसी से चुका सकते हैं, यानी इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 65। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज
अब यहाँ देखिए, क्या ये संपत्ति है? जो प्रीमियम है रिडेम्पशन पर, एक तरह के दायित्व जैसे हम लोग दिखाते हैं, पहले हमने बोला था, लेकिन पर्सन का नाम छुपा हुआ है। तो दायित्व जैसा है, पर्सन का नाम छुपा है, ठीक है। तो क्या वो दायित्व नहीं है, नाम छुपा है? तो कहाँ दिखलाना है, लिख दिया इसमें। तो एसेट तो है नहीं, एसेट का मतलब है समथिंग एक्सपेक्टेड टू रिसीव इन फ्यूचर, मिलना तो है नहीं बल्कि जाना। खर्चा के मतलब कि सफ़ा नहीं कुछ मिलना है। दायित्व तो मतलब चुकाया जाएगा, अब बिल्कुल ये रिडम्पशन पर हम चुकाएंगे प्रीमियम को, कर्जा के अमाउंट जो लिए हैं उससे ज़्यादा चुकाया जाएगा, इसलिए वो दायित्व है। तो दायित्व के ऑप्शन इसमें दे रखा है सी। तो 65 का जो सटीक आंसर है सी, लिएबिलिटी। ध्यान रखना है, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज अ पॉइंट ऑफ लिएबिलिटी। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था सामान्यतः, जब हम प्रीमियम के रिडेम्पशन की बात करते हैं डिवेंचर पर, तो जनरली कहाँ से करते हैं, किस पर करते हैं, देखते हैं किस पर करते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर्स, ऋण पत्रों, ऊपर एक क्वेश्चन, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था सामान्यतः डैश के समय की जाती है। ये प्रीमियम की व्यवस्था हम कब करते हैं? दो केस, एक तो चुकाते समय की बात आती है, या फिर एक डिवेंचर इशू करते समय, जब डिवेंचर लोग परचेज कर ले हमसे शुरू में ही। तो मेरे हिसाब से शुरू में होना चाहिए। देखते हैं कौन सा, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, राइटिंग ऑफ, 10 वर्ष बाद नहीं। ये पहला आंसर होगा इसका ये, कि जैसे हमने डिवेंचर के इशू किया है उसी समय प्रीमियम जो है उसकी भी एंट्री हम लोग कर लेते हैं, प्रोवाइड कर लेते हैं, ये चीज़ की व्यवस्था कर लेते हैं। तो आंसर हमारा है 66 का ए। 67, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज एन, ये जो हमारा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, एक क्या है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, या संपत्ति है, या दायित्व। जैसे नाम से पता लग रहा है इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड हमारा एक होता है। अगर सिंकिंग फंड के लिए हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो कुछ हम इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर में हम उससे वापस उठा सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, पैसा वापस मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट ऐसा ही भी दिखाई पड़ रहा है कि एसेट है, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट हो हमारे लिए एसेट है। तो मैच कर रहा है एसेट का नाम पर सी। तो इस प्रकार 67 का जो सटीक आंसर है वो है सी।